हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं मुस्कान शुक्ला द्वारा लिखी हुई कहानी मिस्टर डेविल की मिस्ट्रेस डेविल। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना अभ्या शादी के बाद अभ्युदय के घर आती है और फिर उसके बाद सभी लोग घूमने के लिए केप टाउन जाते हैं। अब आगे 18 घंटे के लंबे सफ़र के बाद अभ्युदय सभी लोगों के साथ केप टाउन पहुंच चुका था और इस वक्त वे लोग वहां के बेला के बाहर मौजूद थे। ऐसा अपनी टिमटिमाती आंखों से चारों तरफ देख रही थी। वे लोग काम के सिलसिले में कई बार बाहर जाते थे, मगर केप टाउन जैसी जगह पर वे लोग पहली बार आए थे। हालांकि अभ्युदय और उसकी टीम का आना जाना एक दो बार हो चुका था। बीड ने सभी के लिए एक ही विला में रहने का इंतजाम करवाया था। अभ्युदय के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। सभी लोग अंदर आए। वहां पर मैनेजर और उनका स्टाफ इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन लोगों का अक्सर यहाँ आना जाना होता था, इसलिए वहां पर सभी लोगों से वाकिफ थे। उन लोगों ने अभ्युदय को ग्रीट किया और किसी भी ज़रूरत पर कॉल करने का बोलकर वहां से चले गए। लिविंग एरिया काफ़ी बड़ा था और वहां पर पहले से उनके खाने पीने का इंतजाम हो रखा था। सभी लोग सोफे पर जाकर पसर गए। 18 घंटे एक लंबी जर्नी थी। सारी सुविधाओं के बाद भी सबके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। अभ्युदय ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम सभी को रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए सब लोग अपने कमरे में आराम कर लो। वैसे भी रात लगभग हो ही चुकी, कल मॉर्निंग से घूमना स्टार्ट करेंगे। उसकी बात मानकर सभी लोगों ने हाँ में गर्दन हिला दी और ड्रिंक और स्नैक्स खाने के बाद सभी अपने कमरे की तरफ पर चल गए। अभया अभी भी वहीं पर खड़ी अभ्युदय को देख रही थी। सभी लोग अपने कमरे में जा चुके थे। अभ्युदय अपने फ़ोन पर कुछ चेक कर रहा था, शायद इसलिए उसका ध्यान उस पर नहीं गया। किसी की निगाहों को खुद पर महसूस कर उसने नज़रें उठाकर देखा तो उसे वो वहीं खड़ी देखी, जिसे वो एक पल देखता रह गया। फिर अगले ही पल उसे कुछ याद आया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, चलें? अभया उसके बाद वे दोनों पहले फ्लोर पर आ गए, जहाँ पर केवल उन दोनों का ही कमरा अलॉट हुआ था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर आए। स्टाफ ने पहले ही सभी लोगों के बैग उनके कमरे के बाहर रख दिए थे। अभ्युदय ने उन दोनों के बैग को अंदर लाया। अभया चारों तरफ देख रही थी। कमरे से अटैच एक बड़ी सी बालकनी थी, जिसमें पर्सनल स्विमिंग पूल था। रूम भी काफ़ी लग्जरी और कंफर्ट से भरा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल सिंपल और आरामदायक था। अभ्युदय, आप जाकर चेंज कर लीजिए। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा, तब तक वो बालकनी की ओर चला गया। दिल्ली में साहिल राणा अभ्युदय के मेंशन से निकलकर राणा पैलेस आए। तब उनके बाबा साहब रणधीर सिंह राणा अपने छोटे बेटे सिराज के साथ दिल्ली से बाहर अपने किसी काम को अंजाम देने के लिए गए हुए थे। अभी कुछ देर पहले ही वो घर वापस आए थे। उन्हें अभी तक अभ्युदय और अभया की शादी के बारे में कोई खबर नहीं हुई थी। वे लिविंग एरिया में बैठे साहिल राणा का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें थोड़ी देर पहले ही सिराज ने फ़ोन करके पैलेस आने के लिए बोला था। 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि तेज कदमों के साथ साहिल राणा अंदर आए। उन्होंने रणधीर राणा का आशीर्वाद लिया और वहीं सबके सामने बैठकर रणधीर राणा उन्हें अपनी गहरी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने केवल एक शब्द में अपना पूरा सवाल पूछा, अभ्युदय? उनकी बात का मतलब समझकर चाहे राणा ने बिना कुछ कहे अपने पास खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखा और उसने अपने हाथ में पड़ी फाइल को उनकी तरफ बढ़ा दिया और उन्होंने बिना कुछ कहे उसे दोबारा से रणधीर राणा के सामने रख दिया। रणधीर राणा ने अपनी गहरी निगाहों से उस लाल डॉक्यूमेंट की तरफ देखा, फिर उसे उठा लिया और अगले ही पल बेहद ध्यान से उसे पढ़ने लगे। सर्टिफिकेट पर अभ्युदय और अभया का नाम लिखा हुआ था और उन पर उनके सिग्नेचर भी हो गए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि दोनों कानूनी तौर पर हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। रणधीर राणा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और खामोशी से उस डॉक्यूमेंट को दोबारा टेबल पर रख दिया और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। साहिल राणा हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनके कानों में अभ्युदय की बात गूंज रही थी, जब उसने साफ शब्दों में कहा था, डॉक्यूमेंट देखने के बाद रणधीर राणा उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। साहिल राणा वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरा बिल्कुल खाली था और बेहद सिंपल। वहां पर केवल ज़रूरत के थोड़े बहुत सामान थे। उसे देखकर कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि पूरा मेंशन जो हर ओर से अपनी शान शौकत को दर्शा रहा था,
उस महल जैसे घर में एक ऐसा भी कमरा होगा जो इस हद तक सिंपल हो सकता था। वहाँ पर लकड़ी के थोड़े बहुत फर्नीचर और एक बिस्तर के अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं था। साहिल राणा ने अपनी अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तब उनकी निगाहें बिस्तर पर रखी फाइल पर गई, जिसे देखकर उन्होंने अभ्युदय को शादी के लिए तैयार किया था। उन्होंने एक लंबी सांस भरी और उसे उठाकर अलमारी में रख दिया और चुपचाप से बिस्तर पर आकर लेट गए। उनकी नज़रें सामने दीवार पर ठहरी हुई थी। उन्होंने दराज के पास रखा रिमोट उठाया और लाल बटन दबा दिया। इसी के साथ वो दीवार घूम गई। उस पर एक खूबसूरत सी औरत की तस्वीर आई, जिसके साथ 15 साल का एक लड़का खड़ा था और उसकी आंखें गिरे रंग की थी, जिनमें चमक भरकर वो अपनी साथ खड़ी औरत की ओर देख रहा था। दोनों के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उस औरत के बीच में एक आदमी उसे बाहों में लिए खड़ा था और उसका चेहरा उस औरत के कंधे पर टिका हुआ था। दोनों की नज़रें सामने बच्चे पर थी। ऐसी ही कई सारे तस्वीरें उस पूरे दीवार पर थी और उनके ठीक बीच में एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिस पर एक औरत शाही ठाट बाट के साथ कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके ठीक पीछे साहिल राणा खड़े हुए थे और दोनों के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उस तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई और उनके होठों से धीरे से निकला, शुभांगी। यहाँ केप टाउन में कुणाल अपनी कमरे के बालकनी में खड़ा था जब दरवाज़ा खुला और जैक अंदर आया। कुणाल को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वो जैसे ही पलटने की कोशिश करने लगा, उससे पहले ही जैक ने उसे पीछे से बाहों में भरा और उसके कुछ भी सोचने समझने से पहले उसके गर्दन पर अपने होठों को रख दिया और आंखें बंद कर गहराई से उन्हें चूमने लगा। कुणाल जहाँ पर था वहीं ठहर गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जैक की मजबूत पकड़ उस पर से उसकी छुअन को नाकामयाब हो गया। थोड़ी देर बाद कुणाल अपने होश में वापस आया और खुद को इस तरह से उसके करीब देख उसकी आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गई। उसने मजबूती से खुद को उससे अलग किया और पलट कर देखा। जैक बिल्कुल शांत सा उसे देख रहा था। कुणाल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आपको मेरी बात समझ नहीं आई? जैक: कुणाल, बहुत हो गया। अगर इस तरह से तुम मुझे अवॉइड करोगे तो हमारे बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग कभी क्लियर नहीं हो पाएगी, जो मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए आज मैं सोच कर आया हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन उससे पहले ना तो मैं इस कमरे से बाहर जाऊँगा और ना तुम्हें परमिशन दूँगा। कुणाल: मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। हमारे बीच में कुछ भी क्लियर नहीं करना। अब बस मुझे सब कुछ ख़त्म करना है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। उसने ये बात उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जैक से उसकी बातें बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसे कंधों से पकड़कर खुद के करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसकर कहा, खबरदार अगर दोबारा से ऐसी कोई बकवास की तो। उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपना गुस्सा बाहर निकालो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार यही करोगे। एक बात अपने कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दी है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जिनमें जज्बात साफ नजर आ रहे थे। कुणाल ने उसकी उन्हीं जज्बाती आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपने मुझे खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दी तो फिर खुद क्यों मुझसे दूर चले गए? क्या तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया? आप नहीं जानते थे कि आपके बिना मेरा क्या हाल होगा? उसके बावजूद आपने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। और अब जब मैं खुद आपको खुद से दूर कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे उस दर्द का सामना न करना पड़े, आप फिर बीच में आ रहे हैं। उसकी आंखें आंसू से नम हो गई और उसका गला भारी हो गया। उसके लहजे में दर्द और तड़प साफ महसूस किया जा सकता था। जैक की भी आंखों में हल्की नमी आ गई। वो जानता था उसे एक बार उसको बताना चाहिए था, मगर वो मजबूर था। उसने उसी तरह उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी बच्चा, बट मैं मजबूर था। किंग ने मुझे एक इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजा था। मैं इस बारे में किसी से कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर सकता था। सब कुछ बहुत अचानक से डिसाइड हुआ, रातों रात सारा प्लान बन गया। फिर तुम तो हमारे काम को जानते हो ना, तो अब अपनी नाराज़गी छोड़ दो। मुझे मेरा कुणाल वापस कर दो। मुझे तुम्हारी ये बेरुखी सही नहीं जाती। कुणाल उसकी आंखों में देख रहा था।
उसे अपने लिए प्यार साफ नजर आ रहा था, जिसमें पछतावा भी था। वो जानता था उसमें उसकी कोई गलती नहीं, पर वो क्या कर सकता था? वो भी तो अपने दिल के हाथों मजबूर था। उन दोनों का रिलेशनशिप बाकियों की तरह नहीं था। वो नॉर्मल नहीं थे। बहुत सारी मुश्किलों के बाद उन्होंने एक दूसरे का साथ पाया था। शुरुआत में वो खुद नहीं मनाना चाहते थे। सोसाइटी उन लोगों को किस तरह से देखती, इसका ख्याल कर उन्होंने अपनी फीलिंग को मानने से इनकार कर दिया था। मुश्किल से बाद में जाकर सब कुछ ठीक हुआ। तब जैक को उसे छोड़कर जाना पड़ा, बस इसलिए वो नाराज हो गया था। मिशन के दौरान उनका आपस में कोई भी कंटेंट नहीं था। पिछले 3 सालों से उसे देखना था तो उसकी आवाज़ के लिए भी तरस गया था वो। बस इसलिए उसे सामने देख उसका 3 साल का गुस्सा इस तरह से बाहर आ गया। वो अभी उससे अलग नहीं होना चाहता था, बस गुस्से में इस तरह से रिएक्ट किया। वो तुरंत उसके गले लग गया और मजबूती से उसकी कमर को पकड़ लिया। उसके गले लगते ही जैक की आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर बिखर गए और उसने कस कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अब जाकर दोनों को सुकून महसूस हो रहा था। कुणाल ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर सहमति जता दी थी। उसने उसे माफ़ कर दिया था। थोड़ी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर धीरे से कुणाल ने उसे खुद से अलग किया और एक लंबी गहरी सांस भरकर पलटकर बाहर देखने लगा। अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। जैक ने उसे देखा और अपने पैकेट से सिगरेट निकालकर कुणाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वंस अगेन आई एम सॉरी। कुणाल ने सिगरेट ली, सिगरेट को जलाते हुए कहा, आई एम सॉरी टू। मैंने भी कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। जैक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने बाहर देखते हुए सिगरेट का गहरा लंबा कश लिया। अब उनके चेहरे पर सुकून था। इधर अभ्युदय के कमरे में अभ्या चेंज कर कमरे में आई और बिस्तर पर आकर बैठ गई। तभी अभ्युदय बालकनी से आया और एक नज़र उसे देखकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। अभया को उसे यूं अपने आसपास देखकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने अपना सिर हेडसेट से टिकाया और आंखें बंद कर ली। 10-15 मिनट में वो बाहर आया और उसकी नज़रें उस पर पड़ी। उसने अपनी गिरे आंखों से थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी मौजूदगी को महसूस कर अभया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे यूं अपने करीब बिस्तर पर देखकर एक पल के लिए उसकी नज़रें उसी पर ठहर गई। अभ्युदय ने बिना उसकी तरफ देखे सवाल किया, आपको हमारी शादी का मोटिव याद है ना? उसने यूं ही अपनी साइड प्रोफाइल पर अपनी नज़रें जमाते हुए कहा था। जी। अभ्युदय ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसकी हरी आंखों में देखते हुए कहा, आपको सच में इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने आपसे शादी सिर्फ एक बच्चे के लिए की है? उसने भी गिरे आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको केवल एक बच्चे की चाह होती तो आप मुझे नहीं चुनते। मैं नहीं जानती आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर इतना ज़रूर यकीन से कह सकती हूँ कि मुझसे शादी करने का आपका सिर्फ ये मकसद नहीं हो सकता। बात इससे गहरी है। अभ्युदय ने गहराई से उसकी हरी आंखों में झांका। उसे अपने लिए एहसास नजर आ रहे थे। उसने उस पर से नज़र हटाते हुए कहा, ओके, मैं काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए रेस्ट करने जा रहा हूँ, आप भी सो जाओ। उसके बाद बिना उसके जवाब का इंतजार किया वह बिस्तर पर लेट गया। वह अभी भी उसकी तरफ देख रही थी। अभ्युदय ने अपना हाथ आंखों पर रखा हुआ था। मुझे इस तरह से देखने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं या आप, हम दोनों में से कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है। इसलिए अपने दिमाग को आराम दीजिए और चुपचाप से सो जाइए। निश्चिंत रहिए, मैं आपके करीब नहीं आऊँगा। मेरा खुद पर पूरा कंट्रोल है। रही बात मेरी मकसद की, तो अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है। उसने कुछ ही शब्दों में अपनी पूरी बात उसके सामने रख दी थी। वो अवाक सी उसे देख रही थी और वह तुरंत लेट गई और उसकी तरफ पीठ कर ली। अगली सुबह सभी लोग तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर एक अलग चमक और खुशी नजर आ रही थी। हालांकि अभ्युदय हमेशा की तरह शांत रहा। उसके चेहरे पर कोई भी खास इमोशन नजर नहीं आ रहा था। अभिलाष की नज़रें जैक और कुणाल के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसे उन दोनों के चेहरे पर रोज के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही चमक नजर आ रही थी। यारा उसके बगल में बैठी ब्रेड पर जैम लगाते हुए कुछ गुनगुना रही थी। जब उसने उसकी तरफ झुकते हुए उसे पुकारा, ईरा, उसने भी धीरे से ही जवाब दिया, बोलो। अभिलाष, क्या तुम मेरा एक डाउट दूर करोगी? उसने हल्का सा अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और धीरे से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अभिलाष उसके थोड़ा और करीब आ गया और बेहद धीमी आवाज़ में उसके कानों में बोला, तुम जरा एक बार जैक और कुणाल की तरफ देखो। यारा ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो दोनों आज एक साथ बैठे हुए थे और जैक कुणाल की प्लेट में नाश्ता रख रहा था, जिस पर वह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। यारा, ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। आई मीन कुछ वक्त पहले
तक तो इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी ना। उसकी बात सुनकर अभिलाष ने राहत की सांस लेकर कहा, शुक्र है कि तुम्हें भी वही नजर आया जो मैं देख रहा हूँ, वरना मुझे ये सब अपना वहम लग रहा था। खैर, आज ये चमत्कार कैसे हुआ, कोई आइडिया है? उसने नाम में सिर हिला दिया और फिर से उन दोनों को ध्यान से देखने लगी। अब उन दोनों की निगाहें उन पर ठहरी हुई थी। वीर जो तब से उन दोनों को गौर से देख रहा था, हालांकि वो सामने बैठा था इसलिए उनकी बात नहीं सुन पा रहा था, लेकिन अब उन दोनों का ध्यान कुणाल पर केंद्रित होता देख उसने भी उन दोनों को देखा और अब उसका भी ध्यान उस पर से शिफ्ट हो गया। अभ्युदय वीर से कुछ कहने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसे यूं ध्यान से एक तरफ देखता देख उसने भी उसकी नज़रों का पीछा किया और निगाहें कुणाल और जैक पर चली गई। उन दोनों को इस तरह से नॉर्मल देखकर उसके होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने पूरे टेबल पर नज़र घुमाई। धीरे धीरे सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पर ही केंद्रित हो गया था और वो दोनों सबसे बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे। अभ्युदय के उन दोनों को डिस्टर्ब करने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसे उन दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी तो अब इस तरह से तमाशा देखना भी सही नहीं लग रहा था। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ गया। वह दोनों भी हड़बड़ाते हुए उसे देखने लगे। वीर, क्या बात है? इस तरह से टेबल पर हाथ पीटने का क्या मतलब? अभ्युदय, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, खाने के टेबल पर एक दूसरे को देखने का क्या मतलब? इस वक्त तुम लोगों को अपने खाने पर फोकस करना चाहिए ना। अभिलाष, वी आर सॉरी किंग, हम सब बस जैक और कुणाल। उसकी बात को बीच में काटते हुए वीर ने कहा, ही इज़ राइट, हम दोनों इन दोनों की तरफ देख रहे थे। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में एक अनकही सी लड़ाई चल रही थी, जो शायद अब ख़त्म हो गई है। हम बस उसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। उसकी इस बात पर कुणाल और जैक हैरानी से उन सब की तरफ देखने लगे। फिर दोनों की निगाहें अभ्युदय पर पड़ी। जैक की आंखों में देखते हुए अभ्युदय ने कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उसने कुणाल की हथेलियों को थाम लिया और एक लंबी गहरी सांस भरकर उसकी हाथों पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। जैक ने कुणाल को अपने साथ खड़ा किया और सभी की तरफ देखते हुए बोला, अटेंशन एवरीवन, आई नो कि आप सब हम दोनों को देखकर कई सारी बातों के बारे में सोच रहे हो। आपके मन में बहुत सवाल भी होंगे, जिन्हें क्लियर करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, वो भी पिछले 5 सालों से। हालांकि थोड़े समय पहले हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, जो कल रात हमने सुलझा ली है और अब यहाँ से जाते ही हम दोनों शादी के प्लान कर रहे हैं। उसकी यह बात कई सारे लोगों के लिए किसी बम की तरह था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जल्दी ही ऐसे लोगों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसलिए वो सब थोड़े हैरान थे और वहाँ पर खामोशी छा गई थी। अभ्युदय बिल्कुल नॉर्मल था, उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। वैसे भी जब हम किसी से प्यार करते हैं तब ये थोड़ी देखते हैं कि वह इंसान कौन सा है, कैसा है। प्यार तो एक एहसास है जो कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। उसमें सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलता। फिर ये उन दोनों का पर्सनल मैटर था। अगर वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं तो फिर ये सोसाइटी या फिर कोई दूसरा कौन होता है उन्हें जज करने वाला। खामोशी को तोड़ते हुए वीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और पानी के गिलास को ज़मीन पर पटकते हुए कहा, अरे वाह, क्या खबर सुनाई मेरे भाई, मज़ा आ गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इनफैक्ट हम सब तुम दोनों के लिए खुश हैं। अभ्युदय ने ज़मीन पर गिरे गिलास की तरफ देखा जिसके टुकड़े हो चुके थे और नाम में सिर हिलाते हुए वीर से कहा, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए गिलास तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। तुम इस तरह से भी अपनी बात कह सकते हो, सबको तुम्हारी खुशी का अंदाज़ा हो जाता। लेकिन नहीं, तुम कोई भी काम सीधे तरीके से कर दो तो तुम्हारी शान कम नहीं हो जाएगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? वीर ने एक नज़र नीचे गिरे गिलास की तरफ देखा, फिर अभ्युदय की तरफ देखकर दांत दिखा दिया और अगले ही पल दूसरा गिलास ज़मीन पर पटकते हुए कहा, आई एम सॉरी, बट ये बस एक्साइटमेंट में हो गया। खैर ये सब छोड़ो, बताओ तुम लोग खुश हो ना? अभ्युदय ने अपनी आंखें बंद किया और दांत पीसते हुए कहा, काश कि डेनियल यहाँ पर होता तो मैं तुम्हारी हरकत की सज़ा तुम्हें बेहतर तरीके से दे सकता था। डेनियल का नाम सुनकर वीर का मुंह बन गया, वहीं बाकी सब मुस्कुरा दिए। अभ्युदय अपनी जगह से उठा और जैक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सभी ध्यान से अभ्युदय की बातें सुन रहे थे। अभ्युदय के द्वारा कहा गया एक एक शब्द बिल्कुल सही था। वे सब एक दूसरे का परिवार थे और उन्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं थी। वो जैसे थे
सबने एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट किया था। जैक और कुणाल उसके गले लग गए। अभ्युदय ने भी उन दोनों की पीठ थपथपा दी और वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सभी लोगों ने उन दोनों को बधाइयाँ दी। अभया ने उसे जाते हुए देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। सच में वो जितना उसे जान रही थी वह उतना ही उसकी दीवानी होती जा रही थी। वीर ने सीढ़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को नहीं लगता आजकल अभ्युदय कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है? अभिलाष, यू आर राइट सर, मैंने भी यह चीज़ नोटिस किया है। जैक, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। वो शुरुआत से भी कम बोलता है। इनफैक्ट अभी भी वो कम ही बोलता है। जब तक ज़रूरत ना हो वो अपने शब्दों को खर्च नहीं करता। इसलिए ज़्यादा मत सोचो और जाकर तैयार हो जाओ। यारा, राइट, बॉस अभी भी कम बोलते हैं। इनफैक्ट वो बोलते ही नहीं जब तक ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने शब्दकोश में से एक भी शब्द हम सब पर खर्च नहीं करेंगे, और अगर किसी पर उन्होंने अपने शब्द खर्च किए हैं तो सचमुच में उस इंसान को वाकई उनके शब्दों की ज़रूरत थी, वरना वो बिना मतलब किसी की तरफ देखते भी नहीं। शब्दकोश में से शब्द खर्च करना तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। सभी लोग उसकी बात से सहमत थे। फिर सब अपने कमरे में तैयार